परसेंटाइल को टारगेट करें हमेशा, ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में 100% इंक्रीज होंगे अगर आप जो है इसको फॉलो करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि बस जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का टारगेट है कि उसको 75 में से 65 नंबर लेके आने हैं। हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस यकीन मानिए आप इतना इंपॉर्टेंट होता है कि यही मॉक टेस्ट का एनालिसिस अगर आप करते हो तो ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर मॉक टेस्ट लगाता है और अगर वो एनालिसिस नहीं करता तो उसका बेकार है फिर वो मॉक टेस्ट। ठीक है, और अगर आपके मॉक टेस्ट में जो है अगर 50 नंबर 52 नंबर आ रहे हैं तो उसको कैसे 5 से 7 नंबर बढ़ाना है, 60 नंबर 62 नंबर अगर आप ALP का मॉक टेस्ट लगाते हैं वहां तक कैसे पहुंचाना है, तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। मेरी गारंटी है कि इस तरीके की स्ट्रेटजी, इस तरीके का एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये वो स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करता था। ठीक है, ये मेरी पर्सनली अपनी स्ट्रेटजी है और मैं जब इसको फॉलो करता था तो मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे इससे। ठीक है, तो काफ़ी सारे एग्जाम्स में सिलेक्शन भी हुआ था। तो एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं लाइव दिखाऊंगा एक सैंपल के तौर पे कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। एक स्टूडेंट अगर मॉक टेस्ट लगाता है तो उसका जो एनालिसिस होता है वो किस तरीके से किया जाता है, किस बेस पे किया जाता है, ये मैं आपको जो है लाइव यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का जब एनालिसिस आप करेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप सभी याद रखेंगे कि बुक्स अगर आपको ALP की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बुक्स हैं ये वाली। ठीक है, मेरे खुद के पास भी यही थी। रीजनिंग के लिए जो है आप, और मैथ्स और जो है रेलवे के लिए यहाँ पे जो है GS के लिए सार संग्रह। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज हमें एनालिसिस करना होता है और टॉपिक वाइज जो है और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं वो इन किरण पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं। मैथ्स में यहाँ पे सारे के सारे RPF SI कांस्टेबल सभी के जो है यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं विद आंसर जो है मौजूद हैं। इसी तरीके से रीजनिंग के भी। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमें एनालिसिस जो है वो किस बेस पे करना है, किस तरीके से करना है। मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो ALP की तैयारी कर रहा है और ALP का जो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, तो वो ALP का एनालिसिस किस तरीके से करेगा। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जो ALP का एग्जाम होता है उसमें टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 75 जो क्वेश्चन होते हैं, ये 75 क्वेश्चन में से मैथ्स जो आती है वो 20 नंबर की आती है, 20 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग जो होती है वो 25 नंबर की आती है। साइंस जो होती है वो 20 नंबर की आती है। करंट अफेयर और GA जो है वो 10 नंबर की आती है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है और वो एक दिन किसी मॉक टेस्ट को लगाता है ALP के। ठीक है, और उसको मॉक टेस्ट में लगाने पर ठीक उसके जो नंबर आते हैं वो आते हैं 51 नंबर। 75 में से उसके 51 नंबर आते हैं। मैं जितनी भी चीजें लिखी हैं सब आपको समझाऊंगा। पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखेंगे, 100% आपको फायदा होगा। आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में 100% इंक्रीज होंगे अगर आप जो है इसको फॉलो करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि बस वो देख लेते फॉलो नहीं करते। यकीन मानिए आप 4 से 5 मॉक टेस्ट में फॉलो करेंगे, 6ठे मॉक टेस्ट में आपके खुद मार्क्स जो है आपके बढ़ने लगेंगे। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के सिर्फ 51 नंबर आए हैं। किसी स्टूडेंट ने ALP का मॉक टेस्ट लगाया और उसमें उसने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 65 क्वेश्चन जब उसने अटेम्प्ट किए और जब अपना रिजल्ट देखा तो उसने देखा कि उसके 54 क्वेश्चन जो थे वो सही थे और 9 क्वेश्चन जो थे वो गलत थे। क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो इसके जो मार्क्स बने वो 51 नंबर बने। आपने रिजल्ट देख लिया किस तरीके से आपका रिजल्ट आया, 75 में से 51 नंबर आया उस स्टूडेंट के। अब देखिए आपको एनालिसिस किस तरीके से करना है। ठीक है, समझने की कोशिश करना है इस चीज को। कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट करते रहना चीजें। ठीक है, बिल्कुल आराम से मत देखना, चीजों को समझने के करके। अब वो क्या करेगा, अपनी कॉपी उठाएगा, उसमें लिखेगा कि 9 क्वेश्चन जो थे वो किस किस में गलत थे। ये टारगेट क्या है ये मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा कि टारगेट को कैसे अचीव करना है। ये परसेंटाइल क्या होती है, टारगेट कैसे अचीव करते हैं, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले समझिए यहाँ पे कि उस स्टूडेंट के 51 नंबर आते हैं, 9 क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं। मान लेते हैं कि उसने मैथ्स में जो है 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 3 क्वेश्चन गलत हो गए। टोटल उसके 9 क्वेश्चन गलत हैं। 9 में से मैथ्स में उसके 3 गलत हैं, रीजनिंग में उसका 1 क्वेश्चन गलत है, साइंस में उसके 3 क्वेश्चन गलत हैं और GK में, GA और करंट अफेयर में जो है उसके 2 क्वेश्चन गलत हैं। इस तरीके से उसके कुल मिला के 9 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। तो वो क्या करेगा, वो अपनी कॉपी में पहले इसको नोट करेगा कि 9 क्वेश्चन जो गलत गए हैं किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन गलत गए हैं। इस तरीके से नोट करने के बाद अब हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है, कि किस सेक्शन में क्या क्या गलतियां हुई हैं। देखो मॉक टेस्ट का एनालिसिस कम से कम आपको 3 घंटे देने हैं। ठीक है, 3 घंटे मॉक टेस्ट का एनालिसिस अगर आप करते हो, यकीन मानो सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ ये एक अकेला ऐसा फैक्टर है कि जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देगा अगर आप ढंग से करोगे। तो एक करके समझते हैं। मैथ्स को देखते हैं।
जब उसने एनालिसिस करना शुरू किया तो उसने देखा कि मैथ्स में उसके 3 क्वेश्चन गलत हैं। पहला क्वेश्चन देखा उसने मेन सॉल्यूशन का गलत है, दूसरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का गलत है, और तीसरा क्वेश्चन अलजेब्रा का गलत है। ठीक है, जब थोड़ा उसने और ध्यान से देखा तो उसको समझ आया कि मेन सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन उसका गलत था वो मेन सॉल्यूशन में कैलकुलेशन बेस पे गलत हो गया। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन उसको आता था, सब कुछ था, मगर जल्दी जल्दी में वो कैलकुलेशन नहीं कर पाया और कैलकुलेशन की गलती करने की वजह से उसका क्वेश्चन गलत हो गया। तो उसने पहले अपनी गलती नोट करी यहां पर कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है, दूसरा उसने देखा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हुआ है अल्टरनेटिव डेज वाला, जो वैकल्पिक आते हैं दिनों के जो क्वेश्चन आते हैं कि एक दिन ए ने किया फिर बी ने किया फिर ए ने किया फिर बी ने किया, इस टाइप का क्वेश्चन आया था कोई, ठीक है, मॉक टेस्ट में, और उसका वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो अब उसका क्या करेगा, देखिए उसको नोट करेगा पहले कि अल्टरनेटिव वाले में से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन था अलजेब्रा का, अलजेब्रा का क्वेश्चन उसका क्यों गलत गया, क्योंकि बेसिक रीडिंग में, ठीक है, वो जो है उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं पाया। मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे मॉक टेस्ट देते हैं और बाद में चेक करते हैं, हम सोचते हैं अरे यार ये तो मुझे आता था फिर भी गलत हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जल्दी जल्दी में पढ़ ही नहीं पाया। या कभी कभी पेपर में भी ऐसा होता है कि पेपर दे के आते हैं हम और घर आके देखते हैं और बोलते हैं यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये कैसे गलत हो सकता है मुझसे। तो क्या होता है कि जल्दबाजी में हम पढ़ नहीं पाते। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमने एक कॉपी पे नोट किया कि 3 क्वेश्चन गलत गए हैं, एक मेन सॉल्यूशन से, टाइम एंड वर्क से, अलजेब्रा से। अब हमें इस चीज पे काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क के अल्टरनेटिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वैकल्पिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन जो है कम से कम हम यहां पे 15 क्वेश्चन, 15 सवाल जो है, 15 क्वेश्चन आपको करने हैं किस टाइप के, अल्टरनेटिव वाले। एग्जाम्पल के लिए मान लिया आपका अल्टरनेटिव का वैकल्पिक वाला गलत हो जाता है टाइम एंड वर्क में से, तो आपको मॉक टेस्ट के तुरंत बाद 15 क्वेश्चन उसी चीज के लगाने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप श्योर हो जाओगे कि भाई अब तो गलती कर दी है, आज के बाद कोई भी मॉक टेस्ट में अगर अल्टरनेटिव वाले से क्वेश्चन आ गया ना तो गलत नहीं होगा। समझ रहे हो आप बात को, कि गलती जो करनी है वो एक ही टेस्ट में करनी है, दूसरी बार उसको इतना पक्का कर लेना है कि कभी भी गलत नहीं करना उसको। कैलकुलेशन में अगर गलती है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कैलकुलेशन पे थोड़ा टाइम देंगे, और बेसिक रीडिंग अगर आपने जैसे एक मॉक टेस्ट लगाया और आप जल्दी जल्दी पढ़ने में उसको गलत कर गए, तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि मैं एक बार गलती कर चुका हूं, अगली बार अब ये गलती नहीं करनी मुझे। समझ गए, इस चीज को नोट करना है आपको। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने देखा रीजनिंग में उसका एक क्वेश्चन गलत था सीरीज का। ठीक है, तो उसको क्या करना है, जो मैंने अभी आगे आपको बुक्स दिखाई थी वो बुक्स में से, क्योंकि उस बुक में क्या है टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो उस बुक में से सीरीज के, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन इसका एक गलत गया था, क्यों गलत हुआ, रीजन क्या था, रीजन देखा लैक ऑफ प्रैक्टिस, उसने सीरीज वाले चैप्टर की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की थी। तो अब क्या करेगा वो, अब कम से कम 25 क्वेश्चन जो है वो सीरीज के लगाएगा, क्योंकि रीजनिंग में बहुत कमी से गलतियां होती है, मगर अगर गलतियां हो जाती हैं तो आपको उसको इतना पक्का कर लेना है कि वो एग्जाम तक कभी भी आ जाए आपकी फिर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं साइंस में। तो साइंस में उसने देखा कि उसके 3 क्वेश्चन गलत हो गए। पहला क्वेश्चन गलत हुआ डिजीज से, बीमारी से क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ पीरियोडिक टेबल से, तीसरा क्वेश्चन गलत हो गया केमिकल नेम से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आया था कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किससे होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताएं कि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है टीबी वो किससे डिजीज होती है। ठीक है, बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, वायरस से होती है, किस चीज से होती है आप कमेंट में करके बताएंगे। चलिए मान लेते हैं उसका एक बीमारी से एक क्वेश्चन गलत हो गया डिजीज से। तो अब उसका क्या काम है, पहले तो वो नोट करेगा कि इस चीज से मेरा गलत हो गया। अब उसका काम है कि साइंस में कम से कम जो है अगर 3 क्वेश्चन गलत गए हैं तो वो कम से कम 40 मिनट अपने देगा। ठीक है, 40 मिनट देगा। वो क्या करेगा, वो रिवाइज करेगा जितनी डिजीज होती हैं, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, वायरस से होने वाले डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज, जितनी भी डिजीज होती हैं उसको क्या करेगा, वो रिवाइज करेगा 10 से 15 मिनट। और वो मन में ठान लेगा अपने कि इस मॉक टेस्ट में मैं डिजीज से गलत कर गया हूं, अगले मॉक टेस्ट में अगर डिजीज से कोई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं जाने दूंगा। ठीक है, ये आपको पक्का जो है अपने आप को यकीन दिलाना है कि बस एक ही बार एक टेस्ट में एक ही गलती करनी है, अगले में कोई और गलती होगी तो उसको नोट करेंगे, फिर वैसी गलती नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जब आप नोट कर करके चलेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरा कि भाई जो गलतियां हो रही है वो हो कहां रही हैं एक्चुअल में। मान लिया पीरियोडिक टेबल में एक गलत गया तो पीरियोडिक टेबल का पूरा रट्टा लगा लो ढंग से कि जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन जो है पीरियोडिक टेबल में आ चुके हैं
ये उस वाली बुक में आपको पूरे मिल जाएंगे कि कितने कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको। केमिकल नेम में से तो केमिकल नेम को आपको सब केमिकल नेम को जो है रिवाइज करना है। तो मेन मकसद आपका यही रहना चाहिए। फिर मान लेते हैं करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में से उसके 2 क्वेश्चन गलत हो गए। करंट अफेयर में से 1 क्वेश्चन गलत हो गया, पॉलिटी में से 1 क्वेश्चन गलत हो गया। देखो करंट अफेयर की स्ट्रेटजी सिंपल है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेन लेके डेली बैठ जाएंगे, मॉर्निंग शो करंट अफेयर, द हिंदू करंट अफेयर, ठीक है, आज के बेस्ट करंट अफेयर लेके बैठ जाएंगे, नोट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, बर्डन आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। करंट अफेयर की सिंपल स्ट्रेटजी रखनी है आपको, ठीक है। मंथली जो मैगजीन आती है उसको खरीद दो, वो बहुत इनफ रहती है, ठीक है। करंट अफेयर बहुत बड़ा पोर्शन है, मंथली मैगजीन्स आती हैं, उसको आप खरीद सकते हो। स्पीडी वगैरह आती है, उसको खरीद के आपका काम हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। या वीकली भी कर सकते हो, डेली डेली करने की जरूरत नहीं है या आपका, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इस चीज को ख्याल रखना है आपको। नेक्स्ट पॉलिटी में मान लीजिए उसका संशोधन से, अमेंडमेंट से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो क्या करेगा, वो 15 से 20 मिनट जितने में संशोधन पढ़ सकता है उसको रिवाइज करेगा और कोशिश करेगा कि नेक्स्ट टाइम ये गलती ना कर पाए, ठीक। तो इस तरीके से तो आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट का। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, ठीक है। क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि बस जल्दी से रिजल्ट दिख जाए, ऐसा नहीं होगा। मॉक टेस्ट लगाओ, आप वीक में 3 लगाओ, 2 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब मॉक टेस्ट लाओगे तो ये सोच के बैठना कि इसके बाद 3 घंटे मुझे एनालिसिस करना है, कम से कम 3 घंटे आपको निकाल के रखने हैं मॉक टेस्ट के बाद ये सारा डेटा इकट्ठा करने में। जब आपकी एक कॉपी बन जाएगी और आप देखोगे कि 10-12 मॉक टेस्ट के बाद जो आपकी डिटेल जितनी भी निकल के आई है, जितनी आपने प्रैक्टिस कर दी है, ठीक है, यकीन मानो कि आपका पेपर तक फिर वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप ढंग से ईमानदारी से तैयारी करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो टारगेट है, जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का टारगेट है कि उसको 75 में से 65 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो मान लेते हैं कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इतने मार्क्स लेके आने हैं। तो मैं ये मानूंगा अगर आपका टारगेट इस तरीके से है ना कि मेरे इतने नंबर आ जाए, उतने नंबर आ जाए, तो इस तरीके से टारगेट ना बनाए, ठीक है। समझने की कोशिश करना। मॉक टेस्ट में जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो फिर मार्क्स को टारगेट ना करें, हमेशा टारगेट करें परसेंटाइल को। परसेंटाइल को टारगेट करें हमेशा, ठीक है। क्योंकि परसेंटाइल जो होती है वो आपकी, जब भी मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी साइड में परसेंटाइल लिखी आती है, ठीक है। हर मॉक टेस्ट में जब भी देते होंगे तो परसेंटाइल हमेशा आपकी 95 से अबव रहनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटाइल 95 से अबव है, इसका मतलब आप 95 स्टूडेंट, जो 95% जो स्टूडेंट हैं उनसे आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, परसेंटाइल आपकी 95% से ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये आपकी 95% से ऊपर होगी तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ वही स्टूडेंट लाएगा जो पढ़ने वाला है, और पढ़ने वाले स्टूडेंट में से भी आप जो है 95% स्टूडेंट से आगे चल रहे हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन में आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मॉक टेस्ट कभी कभी आसान होता है तो मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, कभी कभी मॉक टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है तो मार्क्स कम आ जाते हैं, ठीक है। तो वो मार्क्स कम या बढ़ना जो है वो चलता रहता है। मगर परसेंटाइल जो होता है, परसेंटाइल वो आपकी एक कंसिस्टेंट रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है। मार्क्स पे कोई मार्क्स डिपेंड करते रहते हैं, हार्ड आता है कभी आसान आता है, मगर आपको ध्यान देना सिर्फ परसेंटाइल पे। आपकी परसेंटाइल जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा 95 से अबव रहनी चाहिए। अगर किसी को ये जानना है कि परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है या क्या पूरा इसका फंडा क्या होता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपको जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैंने आपको बताया, ये मैंने खुद अपनी स्ट्रेटजी आपको शेयर की है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं भी इसी तरीके से अपना एनालिसिस किया करता था पूरे मॉक टेस्ट का, ठीक है, जिसका फायदा मुझे काफी सारे एग्जाम्स में मिला था। आपको भी 100% एग्जाम में मिलेगा ये फायदा अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे और ईमानदारी से ये एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैंने ईमानदारी से कुछ बताया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।